2014 से मैं पीएम बना हुआ हूँ, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थर बाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। चना चीनी चावल नमक भी खिला चुका हूँ, चना चीनी चावल नमक भी खिला चुका हूँ। और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? और क्या मैं तुमसे ठाके के लिए तैयार रहना? और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? तोहफे में मिले हैं चीते लेकर के आ गया हूँ, वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। ये मुश्किल से सर कोरोना काल निकल करके गया है। विनोद भाई, कोरोना सर, जब ये कोरोना देश में आ रहा था, आप तो अच्छी तरह से इसके साक्षी हैं, जब कोरोना इस देश में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये कोरोना हिंदुस्तान में पहुंच गया भाई किसी भी तरीके से, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी सर, आप इस बात को जानते हैं। न पर्याप्त अस्पताल थे, न पर्याप्त डॉक्टर्स थे, वो जो कौन से बेड हैं जो कोरोना में काम आए वो हमारे पास थे नहीं, दवाई पूरी दुनिया के पास थी नहीं। इसलिए लोग ये सोच रहे थे पूरी दुनिया के कि अगर ये कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन जब कोरोना इस देश से चला गया, दुनिया से चला गया, तब पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चमत्कृत है कि अगर जनसंख्या के अनुपात में किसी देश का मैडम सबसे कम नुकसान हुआ है तो उस देश का नाम जानती हैं आप? उस देश का नाम है, ये हमारी सरकार की सूझबूझ का नतीजा है कि हमारे देश का सबसे कम नुकसान हुआ है, सबसे कम नुकसान। और मैं बताऊं आपको, सरकार की सूझबूझ तो कुछ भी नहीं है, हमारे देश की जनता की ये विशेष भावना थी कि लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अच्छा है, सर केवल लॉक हुए थे, हाँ लॉक हुए थे, हम केवल डाउन नहीं हुए थे। डाउन अगर डाउन हो गए होते तो जनसंख्या इतनी थोड़ी बढ़ गई होती सर। हम जो है लॉकडाउन में भी लॉक हुए थे केवल। सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही थी, घर पे ही बैठ करके, मतलब सब्जी वाले भी घर पे आ रहे थे, दूध वाले भी घर पे आ रहे थे, सारी व्यवस्थाएं थी। लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। ऐसे पवित्र धारावाहिक रामायण महाभारत घर पे बैठ के देखने को मिल रहे थे, काम करना नहीं था, घर बैठ के खाओ। सरकार तनख्वाह बिना काम के भिजवा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक ही प्रॉब्लम थी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। बहन जी मैं ईमानदारी बता रहा हूं, बोर हो रहे थे। सुबह उठो वही भूतनी, दोपहर को भी वही भूतनी, शाम को भी वही भूतनी। कहने की जरूरत नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन तुम्हारे मांझने में जानता हूं अगर मौका मिलता तो तुम कोई चूकते थोड़े हो, मौके को तलाश में जो है। सर दो लोग बहुत सेवा कर रहे थे, डॉक्टर्स कर रहे थे, पुलिस वाले कर रहे थे। ये दो लोग बहुत सेवा कर रहे थे। लेकिन पुलिस की और डॉक्टरों की सेवा में सर केवल इतना अंतर था, डॉक्टर सुई लगाने से पहले ये पूछ लेते थे कि पहले किस पट्टे पे लगी। पुलिस वाले नहीं पूछते, पुलिस नहीं पूछती थी। सर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अब ये मत पूछना कि मैंने कौन कौन से पुट्ठे पे खाई है, लेकिन सर मैं ये प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ईमानदारी से मंत्री जी आप खुद अपने कलेजे पे हाथ रख के महसूस करना, जब लॉकडाउन चल रहा था आप घर पे ही बैठ के मीटिंग कर रहे थे, वर्चुअल मीटिंग, बाहर नहीं निकल रहे थे सर, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, मैं भी, आप कोई नहीं बाहर निकल रहा था। लेकिन एक चीज में विशेष कर देख रहा था कि जिसे भी देखो रसोई घर में घुसा हुआ है, हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है, कोई सब्जी कटवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, अपने समझ के खाना बना रहा है। सब रसोई घर में हलवाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हलवाई नहीं बन सकता था बेचारा झाड़ू पोंछा कर रहा है। मैंने वही झाड़ू पोंछा किया था, पोंछे का असर यहाँ तक हो गया है। अच्छा सर ये पोंछे का असर है विनोद भाई, केवल पोंछे का असर है जो यहाँ तक हो गया है, ये पोंछे का असर है। और सर ये बात तो बिल्कुल आप कंफर्म मान लो कि हमारे देश में कोरोना से जितनी कैजुअलिटी नहीं हुई उतनी दहशत की वजह से हुई। और दहशत फैलाने का काम कर रहा था टेलीविजन। सही बता रहा हूँ सर मैं। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है। कोरोना का वायरस स्टील पर 85 घंटे जिंदा रह सकता है। सब्जियों को भी गर्म पानी में बाल्टी में ले रहे थे, धो करके खा रहे थे। 2 गज की दूरी, सर घर पे हैं तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एक फायदा हुआ, लिपस्टिक का बहुत खर्चा बचा। वाह वाह वाह। सर ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरे, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
और एम्स के डॉक्टर साहब ने मंत्री जी जो ज्ञान दिया, सर मैं आपके समय के अनुरूप ही काम अपना खत्म कर लूंगा, मुझे केवल 2 छंद और सुनाने हैं और फिर मैं, लेकिन ये संस्मरण है तो मैं सुना रहा हूं आपको। एम्स के डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ज्ञान दिया कोरोना के लक्षणों के बारे में। इसमें बुखार रहता है, छींकें आती है, खांसी हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, फेफड़े जमने का डर रहता है, मुंह का स्वाद चला जाता है। और घर में सर मसाले थे नहीं, सब्जियां तो आ रही थी लेकिन मसाले तो समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। लेकिन ये नहीं कह सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं है। एक दिन मैडम 2 कौड़ी की सब्जी बनी जिसमें स्वाद था ही नहीं, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना ही कहना मेरा अपराध हो गया। घर वाली ने तुरंत मोबाइल निकाला, खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया, मेरे पति का स्वाद चला गया। मेरे पति का स्वाद चला गया है और अपने 5 मिनट के अंदर, विनोद भाई 5 मिनट के अंदर अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर। क्या कहने, वाह वाह वाह। 5-6 कोरोना की किट पहने हुए यमदूत जैसे उसमें से निकले। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूंस दिया। हाँ। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। केवल इतना अपराध था मेरा कि मैंने मुंह से ये कह दिया था कि आज सब्जी में स्वाद। इस अपराध की सजा काट रहा था, 14 दिन क्वारंटाइन हो गया सर। और मुसीबतें तो सर मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्वारंटाइन सेंटर पर भी बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, बड़े बड़े अधिकारी आते, ये मीडिया वाले आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मीडिया वाले, ईमानदारी से सर बात कर रहा हूं, मीडिया वाले तो मुंह में माइक घूंस करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। और मैं जला भुना बैठा, इस बात की सजा काट रहा हूं। मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है और इस घरवाली की वजह से मैं इस बात की सजा काट रहा हूं। जला भुना बैठा। और भाई साहब मैं एक एक नाम ले रहा हूं जो मेरे संपर्क में आया था। अगर आपके संपर्क में वही लोग आए हो तो तालियां बजा करके मुझे सूचित करना। जब मीडिया वाले ने मुझे पूछा कि भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था, मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला, मेरे संपर्क में आए थे मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए, कर सबको 14 दिन। गजब गजब गजब। मैडम इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मैंने बदला ठीक ले लिया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सर मेरा तो काम ऐसे ही चल जाता है। सर एक धोखा और सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। हमारे समाज में ज्यादातर मंत्री जी आप ये संविधान में संशोधन करवाइएगा, सारी गलतियां लड़कों की नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बेचारे कितने निर्दोष लड़के इन लड़कियों के चक्कर में सजा काट रहे हैं। इस बात को सुनना सर। मैं एक टिप्पणी के रूप में छंद सुनाता हूं, आनंद लेना सर। आंखों का अद्भुत प्रयोग करता हूं, सुनिएगा सर। अखियन अखियन बतराए गई, अखियन 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 बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन 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 बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। फिर अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। अखियन अखियन रूपवती गुणवती अति मधुबाला, मन को भाई गई। चंचल चित बन चालाक चतुर, नैनों के तीर चलाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंख नु ते उबरे कैसे, उन आंख नु ते उबरे कैसे, इन आंख नु बीच समाई गई। ठाके के लिए सर तैयार रहना। उन आंख नु ते उबरे कैसे, इन आंख नु बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों से पिटवाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बातों जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती गुणवती। सर इस तरह के मेरे कुछ छंद हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से जो छंद आपको सुनाना चाहता हूं, मेरा मन है कि कोई कभी छोटा नहीं होता। अभी मेरा ये छोटा भाई शिवम बहुत शानदार कविता सुना करके आपको गया है। इसके कई गीत लोकप्रिय हैं, कई गीत इसके वायरल हैं।
निश्चित रूप से ये छोटी उम्र में बड़ा कवि है, मैं इसको मानता हूं, मैं खुद इसका प्रशंसक हूं। मैं सर एक दो छंद निवेदन करना चाहता हूं। कोई कभी छोटा नहीं होता, कोई कभी बड़ा नहीं होता, कोई कभी कब ढंग की बात कह जाए ये कवि को खुद पता नहीं होता। वाह। हाँ सर, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। बाबा तुलसीदास ने 600 साल पहले जो बात कही थी आज आकर के सिद्ध हुई है, कलयुग केवल नाम आधारा। बाबा तुलसीदास 600 साल पहले जानते थे कि कलयुग में आदमी की पहचान आधार कार्ड से होगी। वाह वाह। कलयुग केवल नाम आधारा, आधार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सर कोई बात इसलिए भी सत्य नहीं माननी चाहिए कि वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार वो चीजें बदल भी सकती हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि नहीं न छिदंत शस्त्राण नहीं न दहत पावक न क्लेदंत तापो न शोषित मारुत है। नहीं न छिदंत शस्त्राण नहीं न दहत पावक न क्लेदंत तापो न शोषित मारुत है। अर्थात ये अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है, आत्मा हमेशा हमेशा रहती है। लेकिन सर आप जानते हैं कि जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे उस दिन शरीर जिंदा थे। शरीर जिंदा थे, आत्मा धीरे धीरे बैंकों की तरफ चली जा रही थी। कभी धरती पर भगवान का प्रतिनिधि होता है, आप इस बात को मान लें, वरना तुलसी द्वारा लिखे गए रामचरितमानस को जनमानस अपने घर घर में पूजित नहीं कर देता। ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। एक दिन एक राजा एक तालाब के किनारे बैठ करके मछली पकड़ रहा था। अचानक ही नीरज भैया जैसा एक कवि वहां से निकला तो राजा ने नीरज भैया को पूछा कि भाई बताओ, मैं मछली पकड़ रहा हूँ, इसमें आज कौन सी मछली, किस प्रकार की मछली फंसेगी, झींगा फंसेगी या ये मेढक फंसेगा, क्या फंसेगा? तो नीरज कभी अपने मूड का आदमी होता है, उसने कहा महाराज इसमें तो कबूतर फंसेगा। राजा को गुस्सा आ गया, तेरा दिमाग खराब है, मैं मछली पकड़ रहा हूँ, मछली अगर कबूतर नहीं फंसा तो तेरे पूरे परिवार को सूली पर चढ़वा दूंगा। अब बेचारा कांप गया, ईश्वर से मनी मन प्रार्थना की। अचानक ही कोई हलचल हुई तो उसने अपनी बंसी को खींचा तो उसमें से फड़फड़ाता हुआ कबूतर निकला, फड़फड़ाता हुआ कबूतर निकला उसमें से। राजा आश्चर्यचकित, तो भाई जल में कबूतर, मंत्री जी कैसे रह सकता है, मतलब कबूतर निकला है। राजा ने कहा भाई मंत्री तेरी दिव्य दृष्टि से मैं बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि आप क्या मांगना चाहते हैं? तो बोले कि महाराज मुझे इस कबूतर को दे दो। और जैसे ही कबूतर कवि के हाथ में आया तुरंत मां सरस्वती के रूप में वो मां सरस्वती के रूप में परिवर्तित हो गया और कवि से कहने लगा, रे निकम्मे, सोच समझ के बोला कर, आप तेरे कारण मुझे कबूतर भी बनना पड़ा। तो सर हम जो मन से कह जाते हैं आप इसको अन्यथा मत लेना, हम यूं ही नहीं कह जाते, कुछ न कुछ हमसे ईश्वर कहलवाता है। और जो ईश्वर कहलवा रहा है मैं वो कहना चाहता हूं। मैडम कभी वैज्ञानिक भी होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि खाना खाते समय अगर पति अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है, ये रिसर्च है। खाना खाते समय अगर अचानक पति अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है। और इससे भी बड़ा रहस्य होने वाला है, वैज्ञानिक खोज होने वाली है नीरज जी, है ना। अगर खाना खाते समय अचानक पति अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है, और इसके बाद भी तुमसे कुछ न कह पाए तो समझ लो पति में भी दम नहीं। कमाल है, कमाल है, समझ लो पति में भी दम नहीं है। और सर ये कोरोना वोरोना की रक्षा आप क्या सोच रहे हैं ये दवाई से? सर ये हमारे देश में जो रिश्ते हैं, सर एक चीज मेरी और ध्यानपूर्वक, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे रिश्तों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। ये रिश्ते यूं ही हवा में नहीं आ जाते सर। सरकार की जब ये मैं स्लोगन सुनता हूं कि दो हम दो हमारे दो, तो हमारे कई रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। चाचा का रिश्ता खत्म, ताऊ का रिश्ता खत्म, मौसी का रिश्ता खत्म। सर ये रिश्ते, महंगाई की वजह से भी हमारे रिश्तों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है सर। पिछले दिनों में इस नीरज के घर चला गया, इसने मेरी अच्छी खातिर की। इसका लड़का आया और मुझसे कहने लगा ताऊ जी नमस्ते। मुझे अच्छा लगा कि इसके कवि के घर में कम से कम भारत की संस्कृति जिंदा है। इसका लड़का मुझे ताऊ कह रहा है, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन सर मैं इसके घर फिर गया, फिर इसने चाय पिलवाई, अच्छा सा नाश्ता करवाया। लेकिन वही लड़का मुझसे सामने आकर के कहने लगा चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने की महंगाई की वजह से इतनी गिरावट होगी, कल ताऊ कह रहा था और चाचा कह रहा है।
आखिर ये रिश्ते को कितना और गिराएगा, इस बात की जांच होनी चाहिए। तो सर मैं इस बात की जांच के लिए तीसरे दिन इस नीरज के घर फिर गया। जैसे ही मैं इसके घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुला, वही लड़का निकला और मुझे देखते ही बोला, मामा जी नमस्ते। अरे मैंने की निकम्मे, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज तू मामा तक आ गया, रिश्ते को कितना गिराएगा। अगर कल आ गया तो तू मुझे क्या अपना साला बनाएगा। सर उसने जो जवाब दिया, इसमें अगर आपको लगे कि महंगाई की वजह से भी हमारे रिश्ते कुछ, हम अपने रिश्तेदारों को भी बहन जी 2 दिन से ज्यादा घर ठहराने की स्थिति में रह नहीं गए हैं, इस बात को मैं प्रूव करना चाहता हूं। तो मैंने उसको कहा कि निकम्मे, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज तू मामा तक आ गया। तो कहने लगा, अंकल जी मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। पहले दिन जब आप आए थे तो पापा तुमको बड़े भैया का संबोधन दे रहे थे, तो मुझे लगा कि आप बड़े हैं, तो मैंने आपको ताऊ कह दिया था। दूसरे दिन आपका नाम ले रहे थे तो मुझे लगा कि आप छोटे हैं, तो मैंने आपको चाचा कह दिया था। और आज जब आप आ रहे थे और आते ही पापा ने खिड़की से आपको देख लिया था, मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। अच्छा है, वाह वाह वाह। सर हम इन रिश्तों को जो है, अगर रिश्ते क्या होते हैं भगवान राम से सीख लें। हम रिश्तों की मर्यादा को अगर भगवान राम से सीख पाते तो शायद हमारे रिश्तों की इतनी बेइज्जती नहीं हो जाती। और ये कोरोना से रक्षा सर किसी दवाई की वजह से नहीं हुई, आप गलत फहमी में हैं। किसी वैक्सीन की वजह से कोरोना से रक्षा हो गई है हमारी, हमारे रिश्तों की वजह से कोरोना से रक्षा हुई है सर। हाँ सर, है कि बात नहीं है, रिश्तों की वजह से ही हुई है। हाँ, जब लॉकडाउन चल रहा था तो रोज रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे तुम्हारे घर पे भी, भैया सावधान रहना, बच्चों को बाहर मत भेजना, ये करना वो करना, ये तमाम हिदायतें। सर हम तो इसके प्रैक्टिकल अनुभव हैं। हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और अस्पताल में हम भर्ती करा देते हैं, भले ही इलाज में 5,000 रुपये खर्च हों, लेकिन रिश्तेदार जो देखने के लिए आते हैं उनकी आवभगत में 50,000 खर्च हो जाते हैं। ये बात मैं भी रहस्य समझता था कि ये क्यों आते हैं, ये कोई डॉक्टर्स होते हैं क्या। लेकिन मैडम मुझे इस बात की जानकारी तब हुई जब मेरे ताऊ जी 85 साल के, टिल्लन भैया 85 साल के ताऊ जी मेरे बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती कराने पड़े। तमाम रिश्तेदार आ गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे, लेकिन ताऊ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे बाद में जब मेरी छोटी मौसी आई और उसने अस्पताल के एंट्रेंस गेट से ही जैसे ही कहा था, जीजा ओ जीजा, हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे आएंगे। जीजा ओ जीजा, हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे आएंगे। बोले को सीमा आए गई है। हाँ जीजा मैं आई हूँ, होरी नहीं खेलोगे? कहा खेल ले भाई, आखिरी होरी खेल ले। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगाया और चुटकी में गुलाल लेके हमारे ताऊ के दाएं गाल पे फिर बाएं गाल पे लगायो। फिर हमारे ताऊ ने कप कपाते हुए हाथन ते थोड़ा सा गुलाल उठायो और फिर वो गुलाल मौसी के गाल तक पहुँचो या नहीं पहुँचो, गुलाल लगो या नहीं लगो, जा बात की तो जानकारी नहीं भई। लेकिन जिस समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारो ताऊ बाई दिनाते हैं ठीक है। अब सर मैं अंतिम छंद आपको सुनाना चाहता हूं। 2024 में माननीय मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये भविष्यवाणी तो सर मैं कर सकता हूं। 2024 में मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बस एक क्षण सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, मुझे सूचना मिल गई है। 2024 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, लेकिन बनेंगे कैसे, बनेंगे कैसे, इस बात का मैंने एक छंद लिखा है सर। अभी माननीय मोदी जी नामीबिया गए थे सर, वहां से चीते लेकर के आए थे सर। इसमें व्यंग है, व्यंग उसी को कहते हैं जो आपके सामने पढ़ा जा सके, आपकी सरकार के खिलाफ, यह व्यंग होता है। मेरी तहजीब केवल व्यंग पर, मेरी जो तहजीब है मैं आपके समझ पढ़ रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं भारत सरकार के सामने पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तालियां बजाने की हिम्मत आप करना। सर ये सुनिएगा बात। मोदी जी नामीबिया से चीते लेकर के आए थे। मेरी सर कल्पना ये है, आज जब मैं यहाँ कवि सम्मेलन के लिए आया था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था तुम भाई विलसी जानी जा रहे हो, थोड़ा सा संभाल के जाना, रास्तों में खतरे आजकल बहुत तो नहीं है, लेकिन बस में कोई सामान नहीं छूट जाए,
उजानी में वर्षा वर्षा बादल बादल हो रहे थे, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो तमाम हिदायतें मेरे मम्मी पापा ने दी। मेरी कल्पना यह है कि जब नावी ब्याह से चीते हिंदुस्तान के लिए चले होंगे, हिंदुस्तान के लिए चले होंगे, तो उनके मम्मी पापा ने भी कुछ हिदायतें दी होंगी। मेरी हिदायतें सुनना और व्यंग को महसूस करना, जहां जहां महसूस हो तहां तालियों की ताल मुझे से सूचित करना कि बात मैंने आप तक पहुंचा दी। जब चीते वहां से चले तो उनके मम्मी पापा ने हिदायतें दी, भाई तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मत हो जाना। बात समझ गए? समझ गए तो फिर ताली नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मत होना, अडानी जी के ऊपर कोई प्रश्न मत पूछना। उन्होंने अपने मम्मी पापा को हाथ जोड़कर आश्वस्त किया कि तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मोदी जी चीतों को लेकर के चल दिए, रिटर्न गिफ्ट की घोषणा नहीं की। तो नावी भी एक छोटा सा देश है, आप जानते हैं सर। अब मोदी जी से क्या कह सकता था? इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री थे, इतने सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री से क्या कह सकता था? खींच से निपोरते हुए बोला, सर हमने आपको चीते गिफ्ट में दिए हैं, आप हिंदुस्तान की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या दिलवाएंगे? मोदी जी मुस्कुराए और फिर बोले कि हम तुम्हारे यहां केजरीवाल को भिजवाएंगे। सर अब 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठाके के साथ मुझे विदा कर देना। सर सुनना, ठाके के साथ विदा कर देना मुझे, और ये महसूस करके सुनना कि मेरे अंदर मोदी जी की कुछ न कुछ आत्मा प्रवेश कर चुकी है। हाँ, 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की मैं टांगे तोड़वाऊंगा। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। सर तालियां बजा करके सुनाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। देशद्रोही 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। चना चीनी चावल नमक भी खिला चुका हूं, चना चीनी चावल नमक भी खिला चुका हूं। और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? और क्या मैं तुमसे ठाके के लिए तैयार रहना? और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? तोहफे में मिले हैं चीते लेकर के आ गया हूं, वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा, दो वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। सर अंतिम छंद और सुन लो। बोलना है आपको, आपकी सरकार की जो तासीर है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा। बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। भला अगर चाहते हो दृष्टि से बचे रहो, भला अगर चाहते हो दृष्टि से बचे रहो। दृष्टि पे सो जो चढ़ गए पछाड़ दिए जाओगे। सच्ची सच्ची बात मत पूछ लेना मित्र बर, पूछोगे तो कोर्ट द्वारा झाड़ दिए जाओगे। क्या सोचते हो बुलडोजर, क्या सोचते हो बुलडोजर बस तोड़ फोड़ करता है? अरे गड्ढा भी तो खोदता है, गाड़ दिए जाओगे। गड्ढा भी तो खोदता है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर मेरा राम क्या है? सुनिएगा राम क्या है सर, मेरा राम क्या है? मेरा राम बिल्कुल करेंसी की तरह है, राजनीति का विषय नहीं हो सकता मेरा राम। राम क्या है मेरा? मेरा राम खरी करेंसी की तरह है, जितना खर्च करोगे उतना सामान जैसे बाजार से मिलता है। राम का नाम ठीक वैसे ही है, जितनी बार जप करोगे उसका पुण्य का लाभ उतना ही प्राप्त होगा। एक बार कहने से, एक बार जब भी मंत्री जी हमारे मुंह से व्यवहारिक चंद है, आपके जीवन में भी घटित हुआ होगा। एक बार जब भी आपके मुंह से ये राम शब्द निकलेगा, हे राम, अरे राम, हम थकान का अनुभव कर रहे होंगे। एक बार कहने से थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। दो बार कह करके
दोनों देख लीजिएगा, 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। राम राम साहब, एक बार कहने से थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, होता है एहसास और बदन तन जाता है। गड़गड़ाहट तालियों के साथ मुझे विदा करना। 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, होता है एहसास और बदन तन जाता है। माला की तरह आप फेर करके देख लो, मेरे राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। मेरे राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। जय जय श्री राम।